और हर लोग चाहते हैं कि हमारा नेता ईमानदार हो, देश के प्रति भी हो, प्रदेश के प्रति भी हो, जनता के प्रति भी हो। दूसरा है व्यवहार कुशल हो। तीसरी बात है कि किसी भी समस्या का समाधान हो, वो खुद समस्या ना हो। और चौथी बात है कि कम से कम नेता के मन में ये भेदभाव ना हो, कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन किस जाति का है, कौन किस मजहब का है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा नाम शुभम चौबे और ये जो शो है, ये शो का नाम है डिकोडिंग इंडियन पॉलिटिशियंस, जहाँ पे हम बेसिकली अपने यूथ को बताएंगे एक अलग जो परसेप्शन है पॉलिटिशियंस के मीडिया में। तो हम आपसे बहुत ही कैजुअल फ्री चैट रहेगा हमारा। कुछ सवाल है जो अक्सर एक छोटे बच्चे या एक यूथ के दिमाग में रहता है कि पॉलिटिशियन कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, तो हम उसी पे डिस्कस करेंगे। और भी सारे क्वेश्चन है। हमारे साथ हैं मिथिलेश तिवारी जी, बैकुंठपुर के एमएलए और बीजेपी के बिहार बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सर अभी रिसेंटली मालूम पड़ा आपको फेम इंडिया की तरफ से 50 देश के 50 बेहतरीन विधायकों में से आपको एक उपाधि मिली है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बधाई है हमारे तरफ से, द गल्फ मीडिया की टीम की तरफ से। और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, एक आइडियल पॉलिटिशियन क्या होता है? हमने बहुत सारे पॉलिटिशियन को तो देखा है, लेकिन एक पॉलिटिशियन के हिसाब से एक आइडियल पॉलिटिशियन क्या होता है? देखिए, बहुत सही सवाल है और मुझे लगता है कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसके सबके मन में है जी। क्योंकि अगर भारत लोकतांत्रिक देश है तो बिना पॉलिटिक्स के और बिना इलेक्शन के और बिना संसद और विधानसभा के देश नहीं चल सकता। जी। और यह बात तय है कि चूंकि जो भी यहाँ से इलेक्ट होके जाएगा वही जाकर के इस देश को चलाएगा। तो स्वाभाविक है जो वोटर कई प्रकार के होते हैं, महिला होती है, पुरुष होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, नौजवान होते हैं, और जो पहली बार वोटर बनते हैं, तो सबके दिमाग में अलग अलग छवि नेताओं की होती है। और मुझे लगता है कि नेताओं की छवि जिसके मन में भी जो रहे, लेकिन उसमें एक कॉमन होता है और हर लोग चाहते हैं कि हमारा नेता ईमानदार हो, देश के प्रति भी हो, प्रदेश के प्रति भी हो, जनता के प्रति भी हो। दूसरा है व्यवहार कुशल हो। तीसरी बात है कि किसी भी समस्या का समाधान हो, वो खुद समस्या ना हो। और चौथी बात है कि कम से कम नेता के मन में ये भेदभाव ना हो, कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन किस जाति का है, कौन किस मजहब का है, ये नहीं होना चाहिए। काफ़ी अच्छा। लेकिन इसके साथ ही जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले और भी बात कर रहे थे, मैं जब बिहार कवर कर रहा था तो एक सबसे बड़ी समस्या एक पॉलिटिशियन के हिसाब से मुझे ये दिखा कि जो भी एमएलए होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे ऑफिस नहीं दिखा पर्टिकुलर। जैसे कि आप अपने घर में अपना ऑफिस बनाए, इससे पहले यहाँ के जो एमएलए साहब थे मंजीत सिंह जी, उनका घर देवापुर में, उनका ऑफिस पहले फिर वहाँ हुआ करता था। तो ये लोग की जो समस्या है जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत दूर से आते होंगे, तो वो कैसे डील करते हैं कि हर 5 साल पर अगर चेंज हो रहा है या कोई रह रहा, तो वो कैसे डील करते हैं ये सब? देखिए, बात सही है और मैंने आज से 2 साल पहले एक संसद के केंद्रीय कक्ष में एक पूरे देश भर के एमएलए और एमपी का कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको एड्रेस किया था। और उसमें मैं गया था, बिहार से 5 विधायक गए थे, उसमें मैं गया था। मैंने वहाँ ये सवाल रखा था कि एक थानाध्यक्ष के लिए भी दफ्तर है, एक बीडीओ के लिए भी दफ्तर है, एक सीईओ के लिए भी दफ्तर है, एक ग्राम पंचायत में मुखिया के लिए भी दफ्तर है, लेकिन एमएलए और एमपी के लिए दफ्तर ही नहीं। अगर हमारे दफ्तर की बात करेंगे तो मेरा दफ्तर विधानसभा है और एमपी का दफ्तर लोकसभा है। कंस्टिट्यूएंसी में गवर्नमेंट की तरफ से कोई हम लोगों के लिए ऑफिस नहीं है, तो इसीलिए मजबूरी है। अब मान लीजिए कि हम जिस घर में रहते हैं, मेरा तो ये नीचे वाला पूरा इलाका हमने ऑफिस बना रखा हुआ है, मेरा परिवार इसमें नहीं रहता है और मैं इसके ऊपर में रहता हूँ, नीचा मेरा पूरा जनता के लिए है, लेकिन फिर भी मेरा आवास है ये। और ये तो मैं जब तक हूँ तब तक है, जब कोई आएगा तो उसको अपना ऑफिस बनाना पड़ेगा दूसरा। इसीलिए मैं हमेशा डिमांड करता हूँ कि किसी भी एमएलए के कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दफ्तर होना चाहिए, किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के लिए एक दफ्तर होना चाहिए, और वो एमपी एमएलए बदलते रहें, दफ्तर नहीं बदलना चाहिए, ताकि जनता उसी जगह अपनी समस्या को लेके जाए और वहां से समाधान पाए। जी, हम यही बात कर रहे थे क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो आपको क्या लगता है कब तक ये ठीक होगा? क्योंकि एक नया जो एरा आया है, न्यू नॉर्मल जिसको हम कह रहे हैं, जब से कोविड का सिचुएशन स्टार्ट हुआ है, तो कॉर्पोरेट के लोग तो अभी से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता तो काफी सदियों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं।
तो क्या लग रहा है आपको, कब तक ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा, ये प्रॉब्लम? देखिए, हम लोगों का वर्क फ्रॉम होम ओनली ऑफिस है, बाकी हम लोगों को तो हमेशा पब्लिक में ही रहना है। जी। नहीं तो अगर पब्लिक में आप नहीं रहेंगे तो जनता आपको वर्क फ्रॉम होम कर देगी। जी। इसलिए हम लोगों की तो मजबूरी है, चाहे कोविड हो चाहे बाढ़ हो, हम लोगों को तो जनता के बीच रहना पड़ता है। और जनता जब हमको खोजते आती है तो स्वभावतः हमारे आवास पे आती है, क्योंकि हम इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर रहते हैं। इसके पहले के जो विधायक थे वो इस कंस्टिट्यूंसी के बाहर रहते थे, तो अब जनता को थोड़ी सहूलियत है कि कंस्टिट्यूंसी के अंदर ही उनका विधायक उनको मिल जाता है, पहले उनको बाहर जाना पड़ता था। लेकिन हम सरकार से मांग करेंगे, और हम लोगों का मांग जो है नीति आयोग के सामने चला गया है, और उस पर सरकार कोई ना कोई निर्णय लेगी। लेकिन अगर ये ऑफिस हो जाए तो सबके लिए अच्छा हो। ये जो एपिसोड है हमारा डिकोडिंग द इंडियन पॉलिटिशियन, ये कुछ खास मेरे लिए है, इसलिए भी है क्योंकि मैं खुद गोपालगंज का हूँ, तो बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पे आने से पहले हम काफ़ी आपके क्षेत्र में हमने मुआयना करा, कुछ लोगों से सवाल पूछे। तो अभी जो सिचुएशन हमारे यहाँ पे दिख रहा है, बिहार कोरोना के साथ साथ फ्लड से भी टैकल कर रहा है, फ्लड के साथ अभी इलेक्शंस आ रहे हैं। तो आप एक एमएलए, एक क्षेत्र के एमएलए होने के हिसाब से, जब पूरा देश पूरा दुनिया एक कोविड के सिचुएशन से लड़ रहा है, आपके साथ 3-3 4-4 सिचुएशन आ रहे हैं, तो कैसे टैकल कैसे कर रहे हो आप लोग? देखिए, बजरंग बली का नाम लेकर के सुबह उठते हैं और रात तक काम करते हैं, और ये डर बना रहता है कि कहीं हम खुद भी कोरोना के चपेट में ना आ जाए। उसके लिए जो सावधानी है वो हम करते हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना। मैंने आप देखे होंगे कि हमारे घर पर हमने थर्मल स्कैनर रखवाया हुआ है, हमारे स्टाफ कोई ना कोई लेकर के रहते हैं, कोई आता है तो सैनिटाइजर लगाना, इतना तो हम लोग बेसिक कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी खतरा है। कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं तो जनता मानती नहीं है, जनता अपने नेता के पास पहुंच जाती है, अपनी बात कहती है, तो प्रतिदिन खतरा है। इस खतरे को तो मतलब इससे आदमी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन काम भी करना पड़ेगा। अब इस खतरे के बीच ही जनता कोविड से परेशान है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग घर बैठे हैं। उसके बाद ऊपर से दूसरी मार आ गई, बाढ़ आ गया तो फसल खत्म हो गया, जो घर में लोगों की जमा पूंजी थी वो समाप्त हो गई। तो समस्या बड़ी है, लेकिन इस समस्या का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं, और समस्या का मुकाबला करने में जो हमारी सबसे बड़ी सहयोगी है वो दिल्ली में बैठी मोदी सरकार और बिहार में बैठी हमारी एनडीए की सरकार। बाढ़ का जो समस्या है, बाढ़ तब तक ही नहीं रहता जब तक पानी रहता है, पानी के जाने के बाद भी वो बाढ़ का मार रहता है। काफी सारे फसल बर्बाद हो चुके हैं, किसान के पास खाने के लिए नहीं है। बहुत सारे जगह पे हमने देखा कम्युनिटी किचन चल रहा है, लेकिन बहुत सारे जगह पे नहीं भी चल रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, ये बात सही है कि इस बार के बाढ़ में जो सरकार ने जो सबसे अच्छी व्यवस्था करी वो कम्युनिटी किचन। लगभग 300 से के आसपास तो मेरे कंस्टिट्यूंसी में कम्युनिटी किचन चला, और अभी इस बार अभी भी लगभग 50 जगह के आसपास चल रहा है। कम्युनिटी किचन चलने से फायदा ये हुआ कि जिसके घर में पानी घुस गया वो तो खाना बना नहीं सकता। एक जगह खाना बनता था लेकिन उसमें खतरा भी था। कम्युनिटी किचन में ये कोविड को एक्सप्रेड होने का भी खतरा था, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था तो हम लोगों ने किया। लेकिन जैसे कम्युनिटी किचन खत्म हुआ तो हम लोगों ने उसके जांच पर भी फोकस किया कि भाई जांच होना चाहिए, कहीं कोई अगर एक भी पेशेंट मिल जाता है तो फिर सबकी जांच होनी चाहिए, ये हमने किया। लेकिन ये बात सही है कि जो कम्युनिटी किचन से वंचित रह गए, तो आपको मैं बताऊं कि 24 तारीख को मेरे कंस्टिट्यूंसी में बाढ़ आई, और 26 तारीख से हमने स्वयं राहत बांटना शुरू किया, मेरा खुद का। और उसके लिए हमने अपने कंस्टिट्यूंसी में 4 जगह अपने राहत शिविर बनाया, झंझवा में, पकड़ी चौक पे, राजापट्टी मोड़ पे, और एक ITI RNITI धर्मबारी रोड पे। चारों जगह मैं सामान मंगवाता हूँ, वहाँ रखवाता हूँ, हमारे कार्यकर्ता उसकी पैकेटिंग करते हैं और वो बाढ़ पीड़ितों के यहाँ पहुँचाते हैं। ये हमारा काम लगातार चल रहा है। जिनके पास राशन कार्ड हैं उनको तो सरकार बहुत अनाज दे रही है। आप जानते हैं कि नवंबर तक तो फ्री का भी राशन मिल रहा है, और जो उनको राशन कार्ड से मिलता था तो खाने पीने की संकट नहीं हो पा रही है। लेकिन वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और उसके बावजूद भी वो गरीब भी है। तो ऐसे लोगों का हम लोग लिस्ट बनवा करके, और उसके लिए भी हम लोग अलग से कुछ व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, ताकि किसी को खाने पीने की संकट हो। ये हम लोग काम कर रहे हैं। राजापट्टी का आपने नाम लिया, राजापट्टी में काफी सारे घर टूटे, सरकार उनके लिए क्या कर रही है? देखिए, राजापट्टी में ही घर नहीं टूटे। राजापट्टी के घर को, राजापट्टी में जो 4 घर गिरे जी, वो 4 घर को मीडिया ने बहुत हाइप दिया जी, हमने देखा, आपने देखा होगा। उसमें एक पत्रकार ने ये भी दिखाया कि यहाँ का विधायक देखने नहीं आया, जबकि आप सोचिए कि मेरा अगर 250 गांव है अपने कंस्टिट्यूंसी में, जहाँ पर 200 गांव डूब गया हो, और एक एमएलए किसी गांव में एक बार घुसता है सुबह तो रात तक जनता नहीं छोड़ती है वहां से। तो अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि उसका घर गिर रहा है और एमएलए तुरंत पहुंच जाए, ये मुश्किल है।
मेरे कार्यकर्ता थे, और जैसे मैं पहुंचा वहां, मैं उस परिवार को लेकर के, मैं तो पानी में, इतना पानी में मैं खुद घुसा था। और चूंकि जब मैं गया तो एक और घर गिरने की स्थिति में थी, और उस समय वो पुल भी टूटने की स्थिति में थी। मैं खुद जा करके वो इंजीनियर को बुला करके उसको मैंने ठीक करा। लेकिन राजापट्टी में 4 घर गिरे, उसके अलावे सोनवलिया में, उसके अलावे आपको कृतपुरा बंगरा में, बलहा ढाला पर कई जगह लोगों के बड़े बड़े मकान गिरे। लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि हमारी सरकार ने जो गृह क्षति का इस बार रेट तय किया है, उसमें जिसका पक्का मकान टूटेगा उसको 95,600 रुपया उसको मिलेगा। और मैं स्वयं भी जाने वाला हूं दिल्ली एक दिन के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी को आग्रह करूंगा कि इस बाढ़ में जितने लोगों के घर नष्ट हो गए, उनके लिए अलग से एक आवासीय व्यवस्था सरकार की ओर से होना चाहिए, ताकि वो जितनी जल्दी हो अपने घर बना लें और फिर से अपने पुराने जीवन में लौट जाए। आपने जैसे बताया कि राजापट्टी वाला हमने भी देखा, वो कंट्रोवर्सी हमने भी देखा काफी हद तक। तो जब हमारी टीम ने भी रिसर्च किया कि क्या वो सिचुएशन क्या है, हमने आपके फेसबुक पेज पे भी वो पोस्ट देखा, फिर से वो जो पत्रकार के बारे में बात कर रहे हैं हमने उनका भी पोस्ट देखा। उसमें दो राय नहीं है कि आप वहाँ पे गए थे, लेकिन फिर जब पूरा का पूरा सिचुएशन देखने के बाद मालूम पड़ रहा है, हम ऑन ग्राउंड जाके बात भी किए, तो आप थोड़े दिनों बाद गए थे। एक दिन बाद। क्योंकि हमने जो देखा, हमने जो लोगों से बात किया, तो हमें मालूम पड़ा कि वो जो पत्रकार वहाँ पे आए हुए थे वो खुद 3-4 दिन बाद आए थे, और जो एक्स आर्मी ऑफिसर। नहीं, गलत बात जी, गलत बात। जब उनका घर गिरा उसके ठीक एक दिन बाद मैं गया था, और मेरे जाने के कुछ घंटे पहले वो गए थे। और जब मैं गया तो वहाँ का जो पुल था ना वो बह रहा था, उस पुल को मैंने जाकर के बचाया खड़ा होकर के। आज वो पुल बचा हुआ है, और वहाँ की पूरी पब्लिक, और इसका हमको सर्टिफिकेट किसी को देने की जरूरत नहीं है कि मैं कब गया और पत्रकार कब आएगा। मेरा जो काम है कि हमारे क्षेत्र में कोई व्यक्ति को कष्ट होता है तो मुझे उसके कष्ट को बांटना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि बहुत सारे घर वैसे भी गिरे जहाँ ना कोई पत्रकार पहुंचा अभी तक, और ना बाकी कोई अभी पहुंचा, लेकिन वहां कई जगह मैं पहुंचा। मैं भी एक जगह भी नहीं जा पाया क्योंकि वहां जाने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन वहां जिनका घर गिरा उनको हमसे कोई शिकायत नहीं। क्यों शिकायत नहीं है? कि वो लोग जानते हैं कि इस परिस्थिति में कोई एमएलए एमपी कुछ नहीं कर सकता। और अगर किसी को ये भी शिकायत हो कि एमएलए नहीं पहुंचा तो एमपी भी तो नहीं पहुंचे, तब तो कोई कहेगा प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, तब तो कहेंगे मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। ये कोई कंट्रोवर्सी का विषय नहीं बनना चाहिए। विषय ये बनना चाहिए कि किसी को तकलीफ हुई, उस तकलीफ में कोई मदद करने के लिए खड़ा हुआ कि नहीं। अब एक बात और बताइए, जहां पर वो घर बना है वो तो नदी के किनारे बना है। नदी के किनारे जो घर बनते हैं उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी होती है। तो हर चीज के लिए विधायक जिम्मेवार है क्या? प्रशासन जिम्मेवार होगी। प्रशासन ने, मैं शासन प्रशासन का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक एमएलए हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर नदी के किनारे, किसी नहर के किनारे आप घर बनाते हैं तो आप उस टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए कि किसी समय भीषण बाढ़ भी आ जाए तो घर आपका बच जाए। हमने फेसबुक पोस्ट भी आपका देखा, आप 4-4 लाख रुपए भी उन लोगों तक मदद पहुंचाए। तो देखिए, जिन लोगों के भी घर से कोई दुखद मृत्यु हो रही है बाढ़ के कारण, चाहे सांप काटने से या पानी में डूबने से, उसको मैं जिले में और ब्लॉक में दौड़ने का मौका मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं स्वयं जाके बैठता हूँ ब्लॉक में, अधिकारियों को बैठाता हूँ और उनका चेक कटवा के उनको बुला के उन्हें दिलवा देता हूँ, ताकि किसी को कम से कम किसी के घर का एक सदस्य चला गया तो उसको कुछ आर्थिक मदद तो मिल जाए, ताकि उसका कुछ दुख कम हो। और इस काम को हम लोग कर रहे हैं। अब इसी के साथ हम अभी अब आपसे हम बात करेंगे ना कि एक बीजेपी एमएलए के तौर पे, जबकि एक उपाध्यक्ष, भाजपा के उपाध्यक्ष के तौर पे बिहार में शिक्षा नीति को लेकर बात करेंगे। क्योंकि ये मतलब ये मेरा खुद का एक पर्सनल भी इसमें रहेगा ये, क्योंकि मुझे मेरा प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे कुछ यहाँ पे सुविधाएं मिली नहीं, जिसकी वजह से मुझे अपना घर छोड़ के कहीं और जाके पढ़ाई करना पड़ता है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि एक सपना रहता है कि हम पढ़ाई करके आएंगे, फिर अपने गांव में अपने राज्य के लिए काम करेंगे, लेकिन फिर वो भी एक हमें वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता जहाँ पे हम अपना काम स्टार्ट कर सके। हमने एक मीडिया स्टार्टअप स्टार्ट किया, कुछ लोग मिलके, स्टूडेंट्स मिलके, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन किसी और स्टेट में हुआ। हमें काफी दुख हुआ कि हमने जो खुद से वादा किया था, हमको ऐसा लगा कि हमने अपने राज्य के साथ गद्दारी कर दी। यहाँ पे हम पले बड़े, यहाँ से हम शिक्षा लिया, लेकिन उसके बाद एक ये होता है कि जब हम अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें वो तरीके का माहौल नहीं मिलता है। ना ही जो अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, ये साल भी बहुत सारे बच्चे अपने अपने घर छोड़ के जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए। तो भाजपा सरकार और नीतीश सरकार इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, सवाल आपकी जो है वो सब प्रासंगिक सवाल है। मैं किसी सवाल को ये नहीं कहूँगा कि आपके सवाल गलत है,
ये बात सही है कि बिहार में जो माहौल अन्य राज्यों में है उसकी तुलना में कम है, लेकिन ये भी बात सही है कि 2005 के पहले तो कोई माहौल ही नहीं था। आप आज स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो ये स्टार्टअप तो मोदी गवर्नमेंट के बाद शुरू हुआ है ना। देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको एक दिशा के रूप में लोगों नौजवानों को दिखाया कि आप कुछ कर सकते हो, इसके रास्ते आगे बढ़ो। लेकिन इसी बिहार में 2005 के पहले तो चरवाहा विद्यालय खुला करता था, मेडिकल कॉलेज की बात नहीं होती थी, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं होती थी, आईटीआई की बात नहीं होती थी, और आईआईएम तो दूर तक की बात है। लेकिन आज इसी बिहार में गया में आईआईएम खुल रहा है, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, हर अनुमंडल में आईटीआई बन रहा है, महिला आईटीआई बन रहा है। आप सोचिए कि बिहार जहां था उससे काफी आगे बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जो बड़ा राज्य है, जो इस देश को दिशा देने वाला राज्य है, जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार लागू करने जा रही है। तो मेरे मन में भी है कि बिहार में भी अपनी शिक्षा नीति होनी चाहिए, और यह मौलिक अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। और अगर मौलिक अधिकार है तो मेरा तो ये मानना है कि किसी भी स्टूडेंट को बिहार छोड़ के बाहर न जाना पड़े, ऐसा माहौल यहाँ होना चाहिए। लेकिन हम एक एमएलए के तौर पर कह ही सकते हैं, अभी हमारे हाथ में करने का पावर नहीं है। लेकिन मैं अपनी सरकार को भी कहूंगा, हमारी सरकार ने काफी कुछ किया है, लेकिन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से काम नहीं चलेगा, केवल आधारभूत संरचना हम खड़ा कर दें उससे काम नहीं चलेगा। बिहार में एक वातावरण का निर्माण जब तक नहीं होगा, तो जो हमारे लोग बाहर गए हैं वो जब तक यहाँ आकर के और अपने राज्य को उठाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये सरकार के बस का विषय नहीं है। और इसीलिए आप देखिएगा, अगली सरकार जो आएगी एनडीए की, उस सरकार का सबसे पहला लक्ष्य होगा शिक्षा में सुधार, रोजगार का सृजन, और बिहार को देश के सभी राज्यों से आगे ले जाने का संकल्प। ये एक बतौर एमएलए होने के नाते मेरे मन में भी है, और इसको हम लोग करेंगे। मिथिलेश जी, ये तो रही बात, हम हमेशा भी बात करते हैं विकास की, शिक्षा नीति की, तो हम पीछे की घटनाएं खोदने लगते हैं। लेकिन बकायदा अभी आप लोग काफी टाइम से बिहार में आप लोग शासन में थे, बीच में गठबंधन टूटी थी, लेकिन फिर से आप साथ में आए। आप मुझे ये बताइए, गोपालगंज क्षेत्र जो यहाँ से एमपी भी बीजेपी के हैं, यहाँ पे जो बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको वो माहौल नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन यहाँ पे 5 से 6 साल लग जाता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, जो 3 साल का रहता है। जेपी यूनिवर्सिटी, एक ही यूनिवर्सिटी है, वो भी छपरा में। तो भाजपा सरकार और नीतीश सरकार देख रही है कुछ गोपालगंज में यूनिवर्सिटीज वगैरह के लिए? नहीं, तो आप असेंबली का रिकॉर्ड जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेपी यूनिवर्सिटी के खिलाफ सबसे ज्यादा मैं ही विधानसभा में खड़ा हुआ, और ये मुझे बड़ी पीड़ा होती थी कि भाई एक स्टूडेंट को 3 साल में ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसको 6-6 साल लग जाता है। उसमें सुधार हुए हैं, सुधार तेजी से हो रहा है। गोपालगंज जिले में आप जानते हैं कि एमए की पढ़ाई, एमएससी की पढ़ाई भी शुरू हुई है, लेकिन डिग्री कॉलेज हर प्रखंड में हो, हर अनुमंडल में कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल का कोई कॉलेज हो, ये बिहार की आवश्यकता है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन इतना जरूर आप जानिए कि पहले से बहुत बेहतर माहौल है और बेहतर करने की जरूरत है। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक रहेगा, हम खत्म करेंगे, धूप भी काफी आ रही है। 2 विधानसभा क्षेत्र, 2 पार्टियां, 3 बड़े दावेदार, एक गठबंधन, मैं बात कर रहा हूँ बरौली और बैकुंठपुर की, और पार्टियां एक जनता दल यूनाइटेड और एक भारतीय जनता पार्टी। दावेदार के नाम मिथिलेश तिवारी, मंजीत सिंह और राम परवेश राय। तो क्या लग रहा है, आप फिर से बैकुंठपुर से लड़ेंगे? देखिए, कौन दावेदार है मैं नहीं जानता, मैं यहाँ का एमएलए हूँ और मैं किसी की कृपा से विधायक नहीं। मेरी पार्टी ने हमको यहाँ पर टिकट दिया और यहाँ की महान जनता ने मुझे विधायक बनाया, और मैं 15,000 वोट से जीत करके विधायक। तो अब दावेदारी तो और लोग करते होंगे ना, जो आज विधायक नहीं। मैं तो विधायक हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरी पार्टी ने मुझे सिग्नल भी दिया है कि आप तैयारी करिए, आपको लड़ना। बैकुंठपुर से दूसरा कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और जहां तक एक बात मैं आपको बताऊं, ये सवाल हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष से आप लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि टिकट का वितरण ऊपर से होता है, ये नीचे से नहीं होता है। किसी की दावेदारी से किसी को टिकट भी नहीं मिलता है। लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, ये हमारे पहले सांसद भी थे यहाँ भाजपा के, जनक राम जी। गठबंधन धर्म के कारण हम लोगों ने अपने सीट की कुर्बानी दी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना था, और जब हमारी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनना था तो हमने अपनी सीट की कुर्बानी दी और हमने उफ तक नहीं किया।
हमारा 3 लाख से भी ज्यादा वोट से जीता हुआ सांसद हमारे क्षेत्र का। जनकराम एक बड़ा नाम था, हमने डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के लिए सीट छोड़ दी और वो जनकराम दिन रात लग करके प्रचार किए, हम सभी लोग लगे, तब जदयू का यहाँ से सांसद बने। तो कुछ लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि गठबंधन धर्म एक तरफ से नहीं निभाया जाता, दोनों तरफ से निभाना चाहिए और ये इंतजार करना चाहिए कि जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं वो ऊपर से क्या निर्णय लेती है। जब ऊपर से निर्णय होगा तो नीचे अपने आप सब सामान्य हो जाएगा। गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं तो जो नए वोटर्स हैं, जो जैसे कि 2015 में गठबंधन टूटा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का, तो वो कैसे समझे? क्योंकि जब गठबंधन टूटता है एक दूसरे पे वार होते हैं, लेकिन फिर से कुछ साल 2017 में फिर से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड साथ में आ गया, तो इसमें लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, एक बात का कंफ्यूजन तो किसी को नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जिससे करती है उससे निभाती है। बीच में हमने नहीं छोड़ा था नीतीश जी को, नीतीश जी हमको छोड़ के गए थे, लेकिन नीतीश जी फिर आए भी हमारे साथ, तो कुछ तो हम में है कि हमारे साथ जो रहते हैं वो फिर हमारे साथ आते हैं। तो और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी और विकास, ये दो नाम अलग अलग जरूर हैं, इसका अर्थ एक ही है। और मैं गोपालगंज की बात आपको करूं तो गोपालगंज में पासपोर्ट ऑफिस किसने खुलवाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। गोपालगंज को बड़ी लाइन का तोहफा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। गोपालगंज में NH-28 किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। गोपालगंज NH-85 किसने बनवाया? भाजपा की सरकार ने। गोपालगंज NH-101 किसने बनवाया? भाजपा की सरकार ने। गोपालगंज में जो गंडक नदी है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग 37 घोषित किसने कराया? भाजपा की सरकार ने। गोपालगंज के घर घर में शौचालय किसने बनवाया? भाजपा की सरकार ने। गोपालगंज में घर घर बिजली किसने पहुंचाया? भाजपा की सरकार ने। गोपालगंज के हर गरीब को आयुष्मान कार्ड किसने दिया? भाजपा की सरकार में। तो मेरे पास तो ऐसे वैसे उदाहरण जिसका किसी के पास जवाब नहीं है, और हम लोगों की तुलना भी नहीं होनी चाहिए लालू यादव और कांग्रेस की सरकार से। हम लोग उस तुलना के लिए नहीं है। और हम लोग तो एक तरफ जब हम वाटरवेज बना रहे हैं, एक तरफ रेलवेज भी बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, हम एयरवेज पर भी काम कर रहे हैं। हम इसी गोपालगंज में जहाँ के लोग 40% लोग विदेश में रहते हैं और वो पटना उतरते हैं हवाई जहाज से, गया उतरते हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हम चाहते हैं कि इस गोपालगंज की धरती पर हवाई जहाज उतरे और यहाँ चप्पल पहन करके लुंगी पहना हुआ आदमी हवाई जहाज में बैठ के दुनिया की सफर करे। हम लोग उस पर भी काम करें। ये सपना कब तक साकार होगा गोपालगंज? बहुत जल्द, बहुत जल्द। आखिरी सवाल रहेगा, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा, आज से 5 साल पहले मिथिलेश तिवारी ने बैकुंठपुर के लोगों से क्या वादे किए थे, कितने वादे पूरे किए, और अगला 5 साल मिलेगा तो क्या वादे नहीं बोलूंगा, क्या दावे रहेंगे जो दावे पूरे किए जाएंगे? देखिए, वादा मैंने जनता से कुछ भी नहीं किया था, मैंने अपने संकल्प को दोहराया था। मैं वादा करने वाला आदमी नहीं, मैं संकल्प करने वाला आदमी, और संकल्प पूरा करता हूँ। मैंने अपनी जनता से जितनी बात कही थी उससे मैंने 2 कदम आगे बढ़ के उसको पूरा किया। आज आप पूरे बिहार का आंकड़ा उठा लीजिए, जितनी सड़कें मैंने यहाँ सैंक्शन कराई बिहार के किसी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ। मेरे विधानसभा में जाने से पहले केवल एक NH हमको जोड़ता था हमारे विधानसभा, हमने 2 हाईवे करा दिया अपने, NH-101, SH-90, और अब तो राम जानकी पथ भी जुड़ गया मेरे विधानसभा से। 2 मेगा ब्रिज हमने हमारे समय बना, ठीक है हमारे पहले स्वीकृत हुआ था लेकिन बना मेरे समय में, और एक तीसरे मेगा ब्रिज बनाने के लिए मैं आगे बढ़ चुका हूँ सलेमपुर घाट पर। वो मेरा भारत सरकार का सैद्धांतिक स्वीकृति हमने कराया है, राज्य सरकार में अटका हुआ, वो भी आगे होगा। लेकिन आप एक चीज बताएं, डुमरिया घाट पर रिवर फ्रंट स्वीकृत होना, डुमरिया घाट पर विद्युत सौदागृह बनना, ये बिहार में अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। तो पटना में जो चीज नहीं है वो चीज मैं डुमरिया घाट पे करा रहा हूँ। मैंने अगर अहमदाबाद में कोई चीज देखा और भारत की सरकार से मैंने डुमरिया घाट पे करा दिया, ये बड़ी बात है। हमने यहाँ पर ये जलमार्ग हमने 37 घोषित करवाया, और यहाँ पर हम अगर आज फ्लोटिंग टर्मिनल पास करा चुके हैं, तो आप देखेंगे आने वाले एक साल के बाद आप जब डुमरिया घाट पर आएंगे तो आपको नजारा बदला नजर आएगा। और वही नहीं हमने कराया, हमने आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हमारे बैकुंठपुर का नाम क्यों बैकुंठपुर है? हम बार बार कहते हैं अयोध्या और जनकपुर के बीच का यह जो जगह है बैकुंठपुर, ये अपने आप में एक पौराणिक, एक ऐतिहासिक, एक धार्मिक, एक सांस्कृतिक स्थान है, और हमको इसकी संस्कृति में जो हमारी जो विरासत है उसको हमको आगे लाना है, और हम इसीलिए हम हर प्रकार के विकास में लगे और वो करके दिखाएंगे। हमारी जनता को भी भरोसा है। लोग आग लगाने वाले लगा रहे हैं, वो आग लगा के चले जाते हैं, जनता उसको बुझा देती है,
और हमारे यहाँ हमारा पहले नारा था, जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। और अब हमारा दूसरा संकल्प होने वाला है, राष्ट्रवाद की ललकार, बैकुंठपुर है तैयार। पूरा तैयार है बैकुंठपुर? पूरा तैयार है बैकुंठ। और मैं जाना, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, कौन यहाँ लड़ने आएगा नहीं आएगा, हमको लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में लड़ना है। पार्टी हमको टिकट देगी तब भी लड़ेंगे, पार्टी टिकट नहीं देगी तो जिसको देगी उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन हमको लड़ना है। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी। चलिए, काफी धन्यवाद आपके टाइम के लिए मिथिलेश जी। धन्यवाद। कल की मीडिया की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। और ऐसे ही हर वर्ष आप बेहतरीन एमएलए से, भारत के बेहतरीन एमएलए से आप सामने आते रहें और बैकुंठपुर गोपालगंज का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। बहुत धन्यवाद आपका।